लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ इंड एस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इन 3, 2, 1 एंड गो। काम की बातें करेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि जब कैश फ्लो बनाते हो तो आप सीसी का रिको दे रहे होते हो, ओपनिंग सीसीई और क्लोजिंग सीसीई, इसके बीच का जो रिको है वो दे रहे होते हो। तो सीसी में क्या क्या आता है? सीसी में आता है कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट्स लाइक करंट अकाउंट वगैरह। अच्छा, उसके अलावा अगर कोई भी हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, जैसे एफडी हो गया 3 महीने का, हाईली लिक्विड मतलब 3 महीने उससे कम का टेन्योर है, डिवेंचर हो गया 3 महीने का, प्रेफरेंशियल हो गया 3 महीने का, बराबर, तो 3 महीने उससे कम का ड्यूरेशन है, तो उसको बोलता है हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, वो भी कैश इक्विवेलेंट में आ जाएगा। उसके अलावा अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है आपके पास, वो 2 महीने के लिए हो, 1 महीने के लिए हो कि 3 महीने के लिए हो, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कभी भी कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर वगैरह आ सकता है, इक्विटी नहीं आता है कभी भी, ध्यान रखना। उसके अलावा अगर बैंक होड़ी है आपके पास, बैंक होड़ी, तो नॉर्मली बैंक होड़ी शोन द लायबिलिटी साइड, बट एज पर इंड एस 7 फॉर द पर्पस ऑफ सीसी आप बैंक होड़ी को सीसीई से ही लेस करोगे। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस। चलो आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लो आपको टोटल 3 टाइप की एक्टिविटी से होता है जनरेट। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मतलब जो आपका मेन बिजनेस है, उससे आने वाले पैसे और उससे इंकर करने वाले खर्चे, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो। इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ और मैं अपनी किताब सेल करता हूँ, तो ये दोनों से आने वाले इनकम एक्सपेंसेस, ये दोनों मेरा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। ठीक है, सिंपल। इसमें स्पेसिफिक इशूज है, इसकी बातें बाद में करूंगा मैं। फिर आएगा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग मतलब जब आप किधर भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो टू अर्न सम रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल आपने लोन में इन्वेस्ट, आपने किसी को लोन दिया, आपने किसी के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, आपने कोई पीपी परचेज किया, कोई इंटेंजिबल परचेज किया, कोई आईपी परचेज किया, ये सब जो बेसिकली आपका जो बैलेंस शीट होता है, उसका जो असेट साइड होता है ना, असेट साइड है ना, मेनली वो। बट असेट में ये वो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये वाले जो नॉन करंट असेट होते हैं, बराबर का, जो लोन गिवन असेट होता है ना, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स असेट होता है ना, परचेज ऑफ पीपी असेट होता है ना, वो होते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसको, इसमें पैसा डालना और इससे पैसा आना, मान लो पीपी खरीदा, इन्वेस्टिंग, पीपी बेचना, ऑल्सो इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट खरीदना, इन्वेस्टिंग, इसको बेचना, ऑल्सो इन्वेस्टिंग, ऐसा। लोन देना, इन्वेस्टिंग, लोन पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलना, वो भी इन्वेस्टिंग, ऐसा ध्यान रखना। अगला फाइनेंसिंग। जब आप कंपनी में पैसा रेस करते हो, बराबर, जब आप कंपनी में पैसा रेस करते हो, तो वो जो पैसा आपने जिस सोर्स से रेस किया है उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पैसा कैसे रेस करते हैं? लोन लेकर, डिबेंचर इशू करके, शेयर्स इशू करके, ये सब पैसा रेस करने का तरीका है। तो जब फाइनेंस रेस करते हो ना, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डोंट गेट कंफ्यूजन। लोन जब देते हो तो बेसिकली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जब लोन लेते हो तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ध्यान रखना। तो इससे पैसा आना या इसका रिडम्पशन करना, ये दोनों फाइनेंसिंग है। फॉर एग्जांपल आपने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू फाइनेंसिंग है। शेयर्स का बायबैक पे जो पैसा देते हो वो भी फाइनेंसिंग है। डिवेंचर इशू करना फाइनेंसिंग है। डिवेंचर रिडीम करने पे जो पैसा गया वो भी फाइनेंसिंग है। दोनों का इनफ्लो आउटफ्लो फाइनेंसिंग। इज दिस क्लियर? एकदम क्लियर है सर, आगे बढ़ो सर। तो ये 3 टाइप के होते हैं कैश फ्लोज, पहले ये क्लियर रखना। अब अगर ये क्लियर है ना आपको, तो मैं आपको है ना कुछ बेसिक फंडामेंटल सिखाता हूं। इधर आओ, कुछ स्पेसिफिक इशू डिस्कस करता हूं आपके साथ में। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है जो आपने रेंट पे देके रखी है, ठीक है, तो अब वो प्रॉपर्टी से रेंट आएगा, उसका मैं क्या करूं? सुनना। अगर रेंट पे देना बिजनेस है आपका, तो उससे जो रेंट आया वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का इनकम होगा। लेकिन रेंट पे देना बिजनेस नहीं है, फिर भी आपने रेंट पे दिया, तो उस केस में जो रेंटल इनकम आएगी वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की इनकम होगी। ये पहला स्पेशल केस, ठीक है। दूसरा स्पेशल केस इज फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो क्या? तो आपने बोला नहीं सर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब आपको देखना है इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात, आपने इंटरेस्ट पे किया, विजुअलाइज करने का। इंटरेस्ट पे कब करते? जब लोन लेते हैं। लोन लेना फाइनेंसिंग, इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग। दूसरा, इंटरेस्ट रिसीव किया मैंने। इंटरेस्ट रिसीव कब करते हैं? जब मैंने किसी को लोन दिया होता है। लोन देना इन्वेस्टिंग, उस पर इंटरेस्ट आना इन्वेस्टिंग, ऐसा लॉजिकली जाना। डिविडेंड, डिविडेंड कब पे करते हैं? जब मैं इक्विटी शेयर इशू करता हूं। इक्विटी शेयर इशू करना इज फाइनेंसिंग, उस पर डिविडेंड देना इन्वेस्टिंग, सॉरी फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग से फाइनेंसिंग। डिविडेंड रिसीव कब करते हैं? जब मैंने किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो शेयर्स में इन्वेस्ट करना इज इन्वेस्टिंग, डिविडेंड मिलना इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग, ऐसा। समराइज करूं, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड दोनों फाइनेंसिंग है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव दोनों इन्वेस्टिंग है। बट लॉजिकली जाओगे समझ जाएगा,
ठीक है, ये कब था? जब आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो। मान लो इन केस इफ यू आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लाइक आपका धंधा है लोन लेना लोन देना, बैंक हो आप, मुबारक हो जियान हो आप, है ना, वैसे बैंक हो आप, तो उस केस में अगर इंटरेस्ट पे किया, धंधा है भाई, ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट मिला, अरे धंधा है भाई, ऑपरेटिंग है। डिविडेंड पे किया, नाउ दिस इज क्रूशियल। डिविडेंड पे कब करते हो? शेयर्स इशू करने पे। एक बात ध्यान रखना, इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करना कभी बिजनेस नहीं हो सकता। कभी भी कोई बैंक का सुना है बोलता है हम आईपीओ लाते हैं मार्केट में हमारा, हम बार बार आईपीओ लाते हैं हमारा। आईपीओ से पैसा रेस करना कभी बिजनेस नहीं होता है। आप लोन लो, लोन दो, डिवेंचर दो, जो भी करो, इक्विटी शेयर से इशू करके पैसा रेस करना कभी भी ऑपरेटिंग नहीं होता है। तो इक्विटी शेयर इशू किया, वो फाइनेंसिंग ही होगा हमेशा, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या ना हो। तो इसलिए डिविडेंड पे करना भी फाइनेंसिंग ही होगा, और डिविडेंड रिसीव करना धंधा है आपका, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो किसी कंपनी के शेयर्स में, तो ऑपरेटिंग है। इन शॉर्ट, इफ यू आर अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ ऑपरेटिंग है एक्सेप्ट डिविडेंड पे करना, वो फाइनेंसिंग है। ध्यान रखना है वाला पार्ट। सिंपल, ये आपके कुछ मैंने स्पेसिफिक इशू डिस्कस किए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा अब आएंगे एक और केस पे। अगर मैं थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाऊं तो ये मेरे सारे केस मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ। उसके अलावा कैश फ्लो बनाने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसका स्टेटमेंट डिस्कस करता हूं मैं। ठीक है, अगला पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑफ कैश फ्लो ऑन नेट बेसिस। मान लो आपने लैंड बेचा, बेच के पैसा आया 7 करोड़, लैंड खरीदा 10 करोड़ में, नेट दिखा दो 3 करोड़ गया, बेच के पैसा आया 7, दिया अपन ने 10, नेट 3, नहीं चलेगा। कैश फ्लो हमेशा आप ग्रॉस बेस पे दिखाओगे। कुछ केस में आप नेट दिखा सकते हो, उसका लिस्ट दिया हुआ है बट कुछ नहीं बोला गया है, तो जो पैसा आया जो पैसा गया ग्रॉस में दिखाने का। ठीक है, उसके अलावा फॉरेन करेंसी कैश फ्लो लास्ट में डिस्कस करूंगा इसके बारे में। ठीक है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल वाला पार्ट है ये। ओके, एनीवेज आगे आते हैं। एडिशनल पॉइंट्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये डिस्कस कर चुका मैं। इंटरेस्ट कब फाइनेंसिंग का ऑपरेटिंग डिस्कस कर चुका मैं। उसके अलावा टैक्सेस ऑन इनकम, जो आप इनकम टैक्स भरते हो वो कौन सा कैश फ्लो है, तो कुछ नहीं बोला है तो ऑपरेटिंग मानना। इफ नथिंग इज मेंशन, इनकम टैक्स इज ऑलवेज ऑपरेटिंग। लेकिन अगर बोला है कि आपने ऑपरेटिंग इनकम पे टैक्स भरा है तो टैक्स भी ऑपरेटिंग है। अगर आपने इन्वेस्टिंग की इनकम पे टैक्स भरा है तो टैक्स भी इन्वेस्टिंग होगा। अगर फाइनेंसिंग की इनकम पे टैक्स भरा है तो वो भी टैक्स भी फाइनेंसिंग होगा। बट अगर ऐसा कुछ नहीं बोला गया है तो टैक्स को ऑपरेटिंग मान लेना। क्लियर? उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर। सब्सिडरी एसोसिएट जॉइंट वेंचर में इन्वेस्ट करना इज ऑलवेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आप कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, आप नॉर्मल हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी हो, इनके शेयर्स में इन्वेस्ट करना इज ऑलवेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पहली चीज। उसके बाद आएगा चेंजेस इन ओनरशिप। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सुनना मेरी बात। आपने इनमें इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है सर। अब आप मान लो इसका सेल करते हो इन्वेस्टमेंट का, तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को सेल किया है और कंट्रोल चला गया तो ये भी इन्वेस्टिंग का कैश फ्लो होगा। मतलब इसमें इन्वेस्ट करना भी इन्वेस्टिंग है और इसको बेच के कंट्रोल जाना भी इन्वेस्टिंग है। लेकिन अगर आपने थोड़ा खरीदा या थोड़ा बेचा जिससे कंट्रोल नहीं गया, क्या बोला मैंने? थोड़ा खरीदा या थोड़ा बेचा जिससे कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं आया। मान लो आपके पास पहले ना 70% था, या तो आपने 10% खरीदा या 10% बेचा, क्या दोनों से कंट्रोल पे कोई इफेक्ट आता है क्या? द आंसर इज नो, कंट्रोल पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो उसको आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलोगे। सर ऐसा क्यों? लॉजिक देने का ट्राई करता हूं। आपको याद है 110 सीएफएस में मान लो मेरे पास 70% स्टेक था, ठीक है, मैंने 10% एक्वायर किया, तो क्या कम हुआ करता था? एनसीआई कम होता था 10% से। मान लो मैंने 10% बेचा, कंट्रोल तो नहीं गया, तो सिर्फ एनसीआई 10% से बढ़ जाया करता था। एनसीआई इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी ना, मतलब जब आप ऐसा कुछ खरीद रहे हो या ऐसा कुछ बेच रहे हो जिससे सिर्फ एनसीआई चेंज हो रहा है, मतलब आपका एक इक्विटी का आइटम चेंज हो रहा है। तो इक्विटी का आइटम मतलब फाइनेंसिंग वाला आइटम, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्योंकि इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वो लॉजिक से इन्होंने बताया हुआ है। ठीक है, अभी लॉजिक समझा तो वेरी गुड, नहीं तो याद कर लेना वापस से। अगर आपने सब्सिडरी में थोड़ा खेला कूदी किया है जिससे कंट्रोल पे इफेक्ट नहीं आया, हल्का बेचा हल्का खरीदा बट कंट्रोल चेंज नहीं हुआ, तो उस केस में इट इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अरे यस और नो? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये ओनरशिप वाला हो गया। उसके बाद नॉन कैश ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन हुआ है वो कैश फ्लो में आता ही नहीं है। मान लो मैंने शेयर इशू किया, बदले में मेरे को लैंड मिल गया, बराबर, तो वो नॉन कैश है, ये सब नहीं आएगा कैश फ्लो के अंदर। रोकड़ा आना चाहिए भाई, बस खत्म हो गया। क्या खत्म? मतलब कंसेप्ट खत्म हो गया।
मेन तो क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के पहले यहाँ 2 केस और बाकी है। एक तो फॉर्मेट डिस्कस करना बाकी है मेरा, उसके अलावा मेरा बाकी है वो फॉरेन करेंसी कैश फ्लो, ठीक है। बट उसके पहले अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन है, जिसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अपने को ये डिस्कस करना है कि वो ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है। एमसीक्यू के लिए शानदार होता है ये वाले पार्ट। तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने उन इलस्ट्रेशन में स्टार मार्क करके रखा है, वो स्टार मार्क वाले ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं डिस्कस करूँ आपके साथ फिक्स डिपॉजिट विद HDFC। अब फिक्स डिपॉजिट FD जो होता है, FD का CC का पार्ट बनेगा क्या? तो अगर वो उसका ओरिजिनल टेन्योर 3 महीने से कम का है तो आएगा, 3 महीने उससे कम का है तो बोलता है ओरिजिनल टर्म 2 साल है, लेकिन अभी ड्यू 30 जून को है, मतलब अभी से 3 महीना बचा है, बट टेन्योर वॉज 2 ईयर्स, ओरिजिनल टर्म 3 महीना उससे कम का होना चाहिए। कितना साल पेंडिंग है वो मत देखना, तो ये CC ही नहीं है। उसके अलावा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर्स है और 3 महीने से कम के है, 3 महीने से कम क्या, देखो Jan 31 को, मतलब फेब मार्च अप्रैल 3 महीने का ही है, तो ये CC में आएगा। यही इक्विटी होता तो फिर नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखना आगे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था। दूसरा वाला क्रेडिट सेल ऑफ मोबाइल फोन, समझता है क्रेडिट सेल, उधार में खरीदा है, कैश तो गया नहीं है, नॉन कैश है, नहीं आएगा कैश फ्लो के अंदर। दूसरा लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ओल्ड मोबाइल फोन्स, लॉस हुआ है मार्केट वैल्यू डिक्रीज होने से, ये एक नॉन कैश आइटम है, अनरियलाइज्ड है ना ये लॉस, तो ये भी नहीं आएगा कैश फ्लो के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। उसके अलावा थर्ड क्वेश्चन में ये है लीज रेंटल्स पेड फॉर वेरियस ब्रांचेस, जब आपने अपना जो ऑफिस है वो रेंट पे लिया है तो उस पर रेंट भरना इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओनली। देखो रेंट जब मिलता है तो देखते हैं कि ऑपरेटिंग है कि इन्वेस्टिंग है, बट जब आप सपोज में स्टूडियो है मेरा, इसका रेंट भरा है मैंने, ठीक है, तो इसका रेंट भरना इज ऑलवेज ऑपरेटिंग खर्चा मेरे लिए, ठीक है। आगे न्यू कार्स परचेस्ड इन एक्सचेंज फॉर ओल्ड कार्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट पेड इन कैश, तो जो रिमेनिंग कैश में भरा है वो आपके कैश फ्लो में आएगा, बट जो जितना एक्सचेंज किया है पार्ट वो नहीं आएगा कैश फ्लो के अंदर, ठीक है। आगे इशूड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, अपने एम्प्लॉयज को आपने शेयर्स दिया फ्री में क्योंकि उन्होंने कंपनी में काम किया है, तो ये एक नो कैश आउटफ्लो होता है, इसके अंदर कोई कैश फ्लो नहीं है, इसके अंदर ये भी नहीं आएगा आपके किसके अंदर, कैश फ्लो में नहीं आएगा। ये क्लियर है वाला पार्ट, यस। अगला बोनस शेयर्स इशूड, कोई कैश आता है क्या इसके अंदर, नहीं, कैश फ्लो में नहीं आएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम लेट आउट ऑफ बिल्डिंग, लेटिंग आउट इज नॉट द मेन बिजनेस, मैंने अभी रेंट मिल रहा है मेरे को, जब रेंट मिलता है तो देखो धंधा है क्या, धंधा नहीं है सर, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डिस्कस किया था ना अभी, यस। एक्वायर्ड द असेट ऑफ ए कंपनी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर इशू किया और बिल्डिंग एक्वायर किया, ये तो नॉन कैश हो गया। आगे डिसॉल्व द 100% सब्सिडरी एंड रिसीव्ड फाइनल अमाउंट, ओ हो सब्सिडरी बेचा, लॉस ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टिंग बताया था ना आपको, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शानदार वाले करवा रहा हो, ध्यान रखना, यस यस सर, खत्म हो गया है वाला पार्ट। उसके बाद अच्छा एक क्लासिफिकेशन पे एक और क्वेश्चन है, वो भी दिखाता हूं मैं आपको, रुको जरा, आज तो जो करा के भेजूंगा ना आपको मजा आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ये तो करके ही जाना, इसमें सारे अच्छे वाले हैं, इसमें 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या नॉर्मल कंपनी हो, ठीक है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, मतलब आप बैंक हो या अदर एंटिटी हो, मैंने यहाँ आंसर दे रखा है, एक बार देख लेना, बट डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एसोसिएट या जो भी है, मैंने क्या बोला था, अगर ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता तो बैंक के लिए ऑपरेटिंग बन जाता, लेकिन ये सब्सिडरी पे इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है, सब्सिडरी कोई भी तरह कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट ही होता है, ध्यान रखना, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। उसके बाद डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स इंक्लूडिंग टैक्स ऑन डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस एंड इक्विटी, मैंने क्या बोला, शेयर इशू करना का भी धंधा नहीं होता है, तो वो फाइनेंसिंग ही होगा आपके लिए हमेशा। आगे फाइनेंस चार्जेस पेड बाय लेसी अंडर फाइनेंस लीज, फाइनेंस चार्ज एक तरीके से, आप फाइनेंस लीज क्या होता है, लोन लिया उस पर इंटरेस्ट भर रहे हो, वही होता है फाइनेंस लीज, और क्या होता है, तो वो फाइनेंसिंग ही होता है आपके लिए, ध्यान रखना। पेमेंट टुवर्ड्स रिडक्शन ऑफ आउटस्टैंडिंग फाइनेंस लीज लाइबिलिटी, मतलब लोन का रीपेमेंट है, फाइनेंस लीज है। उसके अलावा इंटरेस्ट पेड टू वेंडर फॉर एक्वायरिंग फिक्स्ड असेट, वापस से इंटरेस्ट पे कर रहे हो, एक तरीके से लोन लिया फिक्स्ड असेट के लिए, उस पर इंटरेस्ट भर रहे हो, फाइनेंसिंग। ये कभी धंधा नहीं होता आपका, देखो लोन लेना धंधा हो सकता है, बट पीपी के लिए लोन लेना वो धंधा नहीं होता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। उसके बाद एक सेकंड देना, आगे और कौन सा था, ये वाला प्रिंसिपल सम पेमेंट अंडर डिफर्ड पेमेंट बेसिस फॉर एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड असेट, ये इन्वेस्टिंग है। सर इन्वेस्टिंग क्यों, ध्यान से समझने का ट्राई करो। मान लो मैंने मैकबुक परचेस किया, ठीक है, अब मैकबुक में सपोज 10 लाख का मैकबुक था, सॉरी 2 लाख का मैकबुक था, उस पर 10,000 इंटरेस्ट था, बराबर 2 लाख का मैकबुक था, उस पर 10,000 इंटरेस्ट था, तो जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंसिंग होगा आप जो भर रहे हो, लेकिन जो मैकबुक का जो आप 2 लाख भर रहे हो ना, ये तो कॉस्ट है ना असेट की, ये आपके लिए इन्वेस्टिंग होगा,
ये ध्यान रखना आप। तो देखो इसमें कितने अच्छे अच्छे वाले पार्ट है ना, तो ये सारे स्टार वाले 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये पास करके जाना, 2-3 बार करके जाना है इसको, ठीक है। ये अच्छे वाले और दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना, दोनों में वैसे आंसर सेम ही है इसका। फर्क किधर है, सिर्फ पहले दो में फर्क है दोनों में, बाकी सबका आंसर सेम है दोनों का, करके जाना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा वाला पार्ट होगा, ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन वाला पार्ट। एक सेकंड, थोड़ा हैंग हो रहा है इसलिए रीस्टार्ट कर रहा हूं मैं। कभी कभी हो जाता है वो, थोड़ा हैंग हो जाता है, स्लो हो जाता है मेरा मैकबुक। तुम गिफ्ट कर दो मेरे को, तुम लोग मिलके, हैं? नहीं, चलो ठीक है सर। क्या इतना बार तुमको समझ गया गाइस, बढ़िया से हो गया? यस। देखो मैकबुक थक गया, अपन मैकबुक क्या, ये आईपैड थक गया, अपन नहीं थकेंगे। लेकिन आ जाओ, अब मैं आ रहा हूं फॉर्मेट वाले पार्ट पे, ठीक है। इधर फॉर्मेट वाले पार्ट पे सुनना मेरी बात। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का दो फॉर्मेट है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, है ना। इसके दो मेथड है अपने पास, लेकिन इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग का दो मेथड नहीं है अपने पास, ठीक है। वो एक ही सेम तरीके से रिपोर्ट होता है। तो ऑपरेटिंग में दो मेथड है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, दोनों में आंसर सेम आता है, बस शो करने का तरीका अलग है। क्लियर है वाला पार्ट, क्या शो करने का तरीका अलग है। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो आगे। अब इसका अगर आप फॉर्मेट देखना चाहोगे तो थोड़ा नीचे आते हैं, इधर देखो। जब डायरेक्ट मेथड की बात करते हो तो फॉर्मेट एक बार देख लो, फिर क्वेश्चन बताता हूं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम कैश सेल्स या फिर जो पैसा आया डेटर से वो लेते हैं, ये आपको लेजर से मिल जाएगा, जो डेटर्स का लेजर बनाओगे उससे, लेस कैश परचेस या पेड टू क्रेडिटर्स वो लेस कर दोगे, कैश एक्सपेंसेस लेस कर देना, टैक्सेस पेड लेस कर देना, मिला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इतना ही है इसके अंदर और कुछ नहीं है, बराबर। फिर बस जो इन्वेस्टिंग में एक्टिविटीज का पैसा है वो, फिनेंसिंग का पैसा वो आ गया सी। तो अपने ओपनिंग सी प्लस नेट कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर, तो ए प्लस बी प्लस सी, जो भी तीनों कैश फ्लो का जनरेट किया आपने वो, तो क्लोजिंग सी से मैच करेगा आपका, ठीक है। तो ऑपरेटिंग आया तो डायरेक्ट आया तो एकदम सिंपल है, उठने का, डांस करने का, फिर सॉल्व करने का। इनडायरेक्ट आया तो वो भी इजी है, तो इसमें क्या करने का, यू कैन स्टार्ट विद पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप टैक्सेस एड बैक कर दो। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस में टैक्स दिया वो टैक्स अक्रूड है, हमको अक्रूड नहीं, ये देखना टैक्स पे कितना किया है, तो पहले मैं अक्रूड वाला एड बैक कर देता हूं, तो मुझे पीबीटी मिलता है। ऑल्टरनेटिवली आप डायरेक्टली पीबीटी से भी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है वो, बट ये भी चलेगा। अब इसमें क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है इसमें तो सारे खर्चे सारे इनकम है ना, तो यहां मैं रिवर्स जाता हूं, रिवर्स। तो इसमें सबसे पहले जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो एड बैक करो। एड बैक क्यों? इफेक्ट रिवर्स करना है। तो एक्सपेंस जब किया रहेगा एडजस्ट, तो एक्सपेंस तो लेस करते ना प्रॉफिट के लिए, तो रिवर्स करने के लिए एड बैक करेंगे। सेम नॉन कैश इनकम लेस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एड बैक करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करेंगे। मतलब नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीजें हटाएंगे यहां से, एक्सपेंस एड बैक करना, इनकम लेस करना, ठीक है। ये क्या, उसके बाद अपन करेंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में क्या क्या आएगा, सुन लो मेरी बात। एक हिंट देता हूं, असेट का हमेशा कैश के ऊपर उल्टा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर करंट असेट मतलब वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, असेट बढ़ रहा है, तो कैश फ्लो गिरा रहेगा, तो इंक्रीजिंग करंट असेट अपन लेस करेंगे और डिक्रीजिंग करंट असेट अपन ऐड करेंगे, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है कैश फ्लो के साथ, ठीक है। और लायबिलिटी का कैश फ्लो के साथ सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लायबिलिटी गिरा, कैश गिरा, लायबिलिटी बढ़ा, कैश बढ़ा, तो लायबिलिटी गिरेगा तो लेस, लायबिलिटी बढ़ेगा तो ऐड, खत्म कहानी, ठीक है। अब मैं लॉजिक्स में नहीं जा रहा हूं, लॉजिक मैंने लिख के दिया हुआ बाय द वे इधर, एनीवेज, ठीक है। तो ये मैंने क्या क्या किया, पहले पैट लिखा, टैक्सेस एड बैक किया, पीबीटी मिला, उसके बाद नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीजें बाहर निकाली, फिर किया चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब इसमें मैं लेस करूंगा टैक्सेस एक्चुअली पेड। मैंने ऊपर टैक्स ऐड क्यों किया, फिर मैंने माना ये अक्रूड वाला टैक्स है तो ये ऐड बैक किया। जब मैं टैक्स का लेजर बनाऊंगा तो मुझे रियल टैक्स पेड मिलेगा, तो वो मैं लेस करूंगा, तो मुझे मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबको समझा? ये ऑपरेटिंग का है। इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग का फॉर्मेट सेम है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो ये मैंने आपके साथ फॉर्मेट डिस्कस किया है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे आऊंगा आपके साथ, आ जाओ, बढ़िया बढ़िया अपन करेंगे क्वेश्चंस, तुमको मजा आएगा करने में, ठीक है। किधर गया क्वेश्चंस? लाइन से क्वेश्चन निपटाएंगे अभी, अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे अच्छे वाले जिसमें एडजस्टमेंट्स है, सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा मैं। अच्छा, एक इलस्ट्रेशन नंबर 6, इट इज नॉट एलडीआर बट प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, मतलब जिसको बेस बिल्ड करना है अपना कैश फ्लो में, एक बार एक क्वेश्चन देख लेना, इसमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट दोनों आ जाता है, ठीक है। तो कंपैरिजन अच्छा हो जाएगा आपका। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा वो है इलस्ट्रेशन नंबर 11। सुन लो क्या बोलता है, पहले एडजस्टमेंट देखेंगे, ठीक है। अब इसमें मांगता क्या अपने से, इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए इनडायरेक्ट मेथड वाला।
कौन सा वाला? इनडायरेक्ट मेथड वाला। इनडायरेक्ट मतलब वी विल स्टार्ट विथ पैट, टैक्सेस ऐड बैक, और फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग चीज़ है ऐड बैक। ऐड बैक मतलब एक्सपेंस ऐड, इनकम लेस और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ये सब। तो पहले पैट दिया हुआ है 4450, लिखो इधर पैट 4450, साथ में करते इधर आ जाओ फटाफट से। तो मैंने कहाँ लिखा? मम्मी ये रहा 4450 पैट लिखा। टैक्सेस करना ऐड बैक, टैक्सेस दिया हुआ है क्या? नीचे दिया हुआ रहेगा इनकम टैक्स 105, ये पेड ही है, ये 1 करोड़ है, यही पेड है, कोई बात नहीं। पहले हम इसको ऐड करेंगे, फिर दोबारा इसको ही लेस कर देंगे, दोबारा इसको ही लेस कर देंगे। कहाँ गया टैक्सेस? दोबारा इसी को लेस कर देंगे। ऑल्टरनेटिवली आप चाहो तो चालू कर सकते हो पीबीटी से डायरेक्टली, एनीवेज ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाओ। फिर है इंटरम डिविडेंड पेड। इंटरम डिविडेंड पेड मतलब करंट का डिविडेंड करंट में पे कर दिया। डिविडेंड पे करना ऑलवेज फाइनेंसिंग, ये आपके फाइनेंसिंग में आ जाएगा, तो मैं फाइनेंसिंग में लिख दूंगा। किधर आया फाइनेंसिंग में? ये रहा इंटरम डिविडेंड पेड। पे किया तो कैश बैंक कमेगा, लेस कर देना। आगे डेप्रीसिएशन एमोटाइजेशन, बुद्धि लगाओ, बताओ ये कौन सा एक्सपेंस है? डेप्रीसिएशन एमोटाइजेशन, वेरी गुड आंसर, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, तो ये ऑपरेटिंग में रिवर्स करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग वाले में अपन ऐड बैक करेंगे। डेप्रीसिएशन एमोटाइजेशन नॉन कैश है, ठीक है। उसके अलावा और क्या बोला हुआ है अपने को? तो ये भी हो गया अपना। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च टू मशीनरीज वर सोल्ड फॉर 70, मशीन बेचा 70 में, कैरिंग वैल्यू 60 था, 10 लाख का प्रॉफिट है ना, दैट प्रॉफिट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि धंधे का प्रॉफिट नहीं है आपका, तो इसको प्रॉफिट से बाहर करना पड़ेगा आपको। तो आप क्या करोगे? बेचा 70 में, था 60 का, 10 का प्रॉफिट करना है एलिमिनेट, तो उसको लेस करेंगे। लेस क्यों? रिवर्स करने के लिए लेस करेंगे, ठीक है। आगे फिर क्या बोलता है? इनकम टैक्स पेड 105, वो अपन ऊपर ऐड बैक करेंगे और नीचे वही लेस कर देंगे, क्योंकि इनकम टैक्स का कोई अपने पास लेजर नहीं है। और आगे अब ये इंपॉर्टेंट है, अदर नॉन करंट करंट एंड लाइबिलिटीज आर रिलेटेड टू operations of Kuber Limited and do not contain any element of financing and investing। जब आप बैलेंस शीट देखोगे ना, तो काफी सारे जगह पे अधर अधर ऐसा वर्ड यूज किया हुआ है, अधर, फिर अधर इक्विटी में नहीं बोलना, बाकी अधर अधर, फिर ये अधर, जहां भी वर्ड अधर यूज किया हुआ है ना, वो सारे ऑपरेटिंग है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है। ऑपरेटिंग का मतलब उसको अपन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में ले लेंगे, बराबर। तो जहां जहां अधर लिखा हुआ है, जहां जहां अधर लिखा हुआ है, सारा ऑपरेटिंग है, ठीक है। तो अब मैं बैलेंस शीट में आ रहा हूं एक एक करके बताने का कौन सा एलिमेंट है। पीपी इन्वेस्टिंग होता है, इनटेंजिबल इन्वेस्टिंग होता है, ये अधर है ऑपरेटिंग। डिफर्ड टैक्स, कुछ नहीं बोला टैक्स के बारे में, तो ऑपरेटिंग ही मानने का, अधर ऑपरेटिंग है। इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टिंग होता है। सीसीई ये तो रिको में आएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग केस में, अदर ऑपरेटिंग हो जाएगा। इक्विटी कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, कुछ नहीं करना। अदर इक्विटी क्या होता है सर? अदर इक्विटी में जो आपने प्रॉफिट कमाया, डिविडेंड दिया, वो एडजस्टमेंट आता है, वो ऑलरेडी आप कंसिडर कर चुके होते हो इधर, तो ऐसे करने का जरूरत नहीं होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बोरिंग लेना इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग में जाएगा। अदर ऑपरेटिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग में आएगा। बैंक ओडी सीसी में एडजस्ट होगा, सीसी से लेस, अदर ऑपरेटिंग में आएगा। अब करना क्या है सर? जो भी अदर वाले हैं, जो भी ऑपरेटिंग वाले हैं, इसको हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लेंगे। अब मैं सारे डिस्कस नहीं कर रहा, बट सिंपल है। वर्किंग कैपिटल में क्या करना है? अगर असेट बढ़ रहा है तो लेस करना, असेट गिर रहा है तो ऐड करना, लाइबिलिटी गिर रहा है तो लेस करना, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो ऐड करना। याद कैसा रहेगा? असेट के साथ उल्टा रिलेशन, असेट बढ़ा मतलब लेस करो, असेट गिरा मतलब ऐड करो। लाइबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो लाइबिलिटी गिरा, ये लेस करो, लाइबिलिटी बढ़ा, ऐड करो। तो ये वर्किंग कैपिटल वाले सारे डायरेक्ट है, वो कर लेना। ऐड लेस कंपेयर करना, करके दिखाओ एक। फॉर एग्जांपल ये अदर फाइनेंशियल असेट, प्रीवियस ईयर 170 था, करंट ईयर 145 हो गया, गिर रहा है ना, तो असेट गिरना इज अ पॉजिटिव थिंग। तो देखो मैंने इधर किया रहेगा, असेट गिरना इज अ पॉजिटिव थिंग, ऐसा समझा? कर लोगे ये वाला पार्ट? यस सर, ये पहले हो गया। तो जो ऑपरेटिंग है वो आपके सारे वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। तो मैं वर्किंग कैपिटल इफेक्ट ले लूंगा, इनकम टैक्स लेस कर दूंगा, ये भूल जाओगे, बता रहा हूं मैं। आपको मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये ऑपरेटिंग मेरा हो जाएगा, ये ऑपरेटिंग मेरा हो जाएगा। समझता है सबको ये वाला पार्ट? क्या समझता है सर? अब आएंगे अपन एक एक करके इन्वेस्टिंग पे। ये जो भी इन्वेस्टिंग वाले होते हैं ना आइटम्स, इसका लेजर बनाया करो। जैसे पीपी है, लेजर आएगा। लेजर कैसे बनाएंगे? ओपनिंग था 12,500, क्लोजिंग इज 13,000, तो अपन देखो लेजर कैसे बनाते हैं। इधर आ जाओ। पीपी, पीपी का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, असेट का डेबिट बैलेंस होता है ना, तो ओपनिंग लिखना डेबिट साइड में, क्लोजिंग लिखना क्रेडिट साइड में। अब पीपी के लिए क्या क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? एक दिया हुआ था डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड करना, उसके अलावा एक आपको दिया हुआ था सेल। याद है पीपी को लेकर सेल दिया हुआ था अपने को कि 60 का पीपी 70 में बेचा। सेल की एंट्री क्या होती है ये देखो जरा, कैश बैंक 72, पीपी 62, पीएनएल 10। अब पीपी के लेजर में पीपी का नाम तो नहीं आएगा, बाकी दो नाम आएंगे, तो कैशबैक और प्रॉफिट वो मैंने रिकॉर्ड किया,
ठीक है, कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब ओपनिंग है, क्लोजिंग है, डेप्रीसिएशन भी है, तो बैलेंसिंग फिगर आपका सेल परचेज आएगा। तो यहाँ इस तरफ आ रहा है, मतलब परचेज आ गया। तो अब पीपी के लेजर में जहां जहां कैश बैंक वर्ड यूज किया है वो आप कैश फ्लो में लोगे। तो जैसे ये सेल किया, ये कैश फ्लो में आएगा, ये परचेज आया बैलेंसिंग फिगर, ये भी कैश फ्लो में आएगा। तो देखो मैंने लिया सेल ऑफ पीपी, परचेज ऑफ पीपी। सबको समझा गया? यस। सेम आप बनाओगे इनटैंजिबल का, इनटैंजिबल का लेजर बनाओगे, ओपनिंग क्लोजिंग लिखोगे, ओपनिंग ऑन द डेबिट साइड, क्लोजिंग ऑन द क्रेडिट साइड। फिर आएगा एमोटाइजेशन, जो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ था, डिफरेंस आएगा, इस तरफ आ रहा है मतलब वो परचेज है, तो इनटैंजिबल परचेज लेस करना लिख दिया मैंने, बराबर। फिर सेम बनाओगे इन्वेस्टिंग का लेजर, इन्वेस्टमेंट का लेजर, सेम इन्वेस्टमेंट का लेजर बनाओगे, डिफरेंस आएगा इधर ही, 200 रुपए का सेल हुआ है इन्वेस्टमेंट, तो बस वो सेल में रिकॉर्ड कर देना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 200 रुपया, खत्म, बराबर। तो जिसका भी इन्वेस्टमेंट फिनेंसिंग है वो सबका लेजर बनाओ। इक्विटी कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, इसका भी बनाओ लेजर। पहले था 5000, अब हो गया 2000, किधर गया? पहले था 5000, अब हो गया 2000, डिफरेंस आ रहा है इस तरफ, टू कैश बैंक, मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपने रीपे किया है, तो फिनेंसिंग में आप बोलोगे बोरिंग्स रीपेड लेस। उसके बाद और क्या है फिनेंसिंग में? बस मेरे ख्याल से फिनेंसिंग में और कुछ है ही नहीं, बाकी सारी चीज़ें अपन फिनेंसिंग की ले चुके थे, ठीक है। तो आपको ए में आएगा पॉजिटिव 4025, बी में आएगा नेगेटिव 830, सी में आएगा 3450, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ओपनिंग प्लस ये नेट वाला, तो क्लोजिंग मिल जाएगा, मैच करना चाहिए क्वेश्चन से। जब सीसी लोगे तो सीसी और बैंक कोड ही नेट करके लेना मत भूलना। सबको समझा ये वाला पार्ट? यस। कैश फ्लो में लगती है प्रैक्टिस, घर पे ऐसा देख के जाओगे तो कुछ नहीं होएगा, लिख के करना ही पड़ेगा ताकि एग्जाम में स्पीड पकड़ सको, वरना के चिल्लाओगे अरे हाँ हाँ पेपर छूट गया, अरे हाँ हाँ मिरेकल पेपर लेंदी आ गया, भाई लेंदी आएगा, तो ध्यान है ना, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, वरना घर पे आके चिल्मन चिल्ली करोगे फिर। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, टेंशन मत लो, हम कर लेंगे सर, भरोसा रखो सर। आओ इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 क्या बोलता है सुनना। अब ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिया हुआ है, जब कंसोलिडेटेड दिया हुआ है तो कैश फ्लो भी बनेगा कंसोलिडेटेड। अरे हाँ यहां भी कंसोलिडेशन आ गया, अरे बहुत सिंपल है, इधर आओ क्या बोलता है सुन लो। तो करंट ईयर दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें बता देना, अब इसमें बाय द वे ना, अगर आप नीचे देखोगे पूछा कितना है, पहले ये देख लेना नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर ग्रुप रिपोर्टिंग पर्पस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 12। आपको ऑपरेशंस का ही कैश फ्लो देना है, इन्वेस्टिंग फिनेंसिंग का नहीं मांगा है, तो काम कम है अपने लिए, और कुछ भी नहीं बोला है तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड आप फॉलो करोगे, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या बोलता है? अब बोलता है पीपी है, तो इन्वेस्टिंग वाला तो लिखना ही नहीं अपने को, जो ऑपरेटिंग है वो लिखना है, ठीक है। तो इन्वेंट्री होता है ऑपरेटिंग, ट्रेड रिसीवेबल होता है ऑपरेटिंग, सीसीई वो तो ओपनिंग क्लोजिंग में जाएगा, ट्रेड पेबल होता है ऑपरेटिंग, एनीवेज। फिर आपको ये दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखना इंटरेस्ट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एलिमिनेट करना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट नॉन ऑपरेटिंग है, एलिमिनेट करना पड़ेगा, पीबीटी वगैरह आएगा अपने को, ठीक है। एनीवेज अब क्या बोलता है सुनना, ए लिमिटेड। अच्छा मैं चालू कैसे करूँ फिर? सबसे पहले मैं पीबीटी लिखूंगा, कहाँ लिखा मैंने पीबीटी, देखो जरा, मैंने पीबीटी लिखा 1840। अब इस क्वेश्चन में आप मेन चालू करो, उसके पहले कुछ रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट्स है, बता रहा हूं मैं आपको, देख लो। ए लिमिटेड आर स्पेंड 30 lakhs ऑन रिनोवेशन ऑफ ए बिल्डिंग, ए चार्ज द एंटायर रिनोवेशन कॉस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप बिल्डिंग का रिनोवेशन कर रहे हो तो बिल्डिंग के कॉस्ट में जाना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। ये रिपेयर्स मेंटेनेंस नहीं, रिनोवेशन है, तो एक कैपिटलाइज होना चाहिए। आपने बोल से प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? एड बैक करना पड़ेगा, तो रिनोवेशन मैंने एड बैक किया, बराबर, पहला चीज। दूसरा, ये मैंने किसी कंपनी को खरीदा है, इसकी बात मैं बाद में करता हूं। नीचे आओ, ए लिमिटेड पीपी कंप्राइज द फॉलोइंग, पीपी था ओपनिंग, परचेज किया, रिवाइज सरप्लस ओसीआई में जाता है। अच्छा क्या मेरे ऊपर के प्रॉफिट एंड लॉस में ओसीआई वाला कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, तो मुझे इसको एलिमिनेट करने का जरूरत भी नहीं है। अपने को ऊपर से प्रॉफिट लॉस दिया है, ओसीआई नहीं दिया हुआ है, तो इसका कुछ भी मत करना, ठीक है। आगे डिस्पोजल ऑफ असेट 490, तो इन्वेस्टिंग में जाता है डिस्पोजल, डिस्पोजल पे जो गेन लॉस हुआ रहेगा वो ऑपरेटिंग में आएगा, डेप्रीसिएशन ऑपरेटिंग में आएगा, कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है। फिर अब आगे देखो क्या बोला हुआ है, एक सेकेंड, लैग हो रहा है क्या? नो लैग ना, ठीक है। हाँ, ए कंस्ट्रक्टेड अ मशीन दैट इज क्वालिफाइंग असेट एंड इंकर्ड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 40 lakhs, ठीक है, दैट हैज बीन चार्ज टू अदर एक्सपेंसेस ऑफ द इंट। अच्छा सबसे पहली बात, इन्होंने क्वालिफाइंग असेट पे खर्चा किया 40 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, ये तो कैपिटलाइज होना चाहिए ना, फिर से गलती कर दी, गलत किया देव सेना, तो इसको भी एड बैक करोगे आप, तो एड बैक किया मैंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में। उसके अलावा ऑफ द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 110 lakhs, 10 lakh इंक्लूड्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग भी कैपिटलाइज होना चाहिए, ये भी आपने प्रॉफिट लॉस में लेकर रखा है, इसको भी एड बैक करना पड़ेगा। तो ये 3 रेक्टिफिकेशन पहले मैं एड बैक करूंगा,
तो मुझे रेक्टिफाइड प्रॉफिट मिलेगा। कितना? 1920। यहाँ टैक्स की बात नहीं है, तो पैट और पीबीटी सेम रहेगा 1920। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या बोलता है, अब आएगा अगला पार्ट, पीपीई वॉज सोल्ड एट 630। अब ध्यान से देखो, आपने जो असेट डिस्पोज किया उसकी कैरिंग अमाउंट 490 है, बेचा आपने 630 में है, गेन है कि लॉस है? गेन है ना, ये गेन नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग से रिवर्स करोगे तो देखो मैंने गेन 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 ऑपरेटिंग से रिवर्स किया 140 का। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दे रखा है, ए लिमिटेड परचेज 30% इंटरेस्ट इन एसोसिएट, और एसोसिएट का डिविडेंड दे रखा है आपको 100 लाख का। देखो एसोसिएट वाला प्रॉफिट जो है, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो तो मैं यहां से रिवर्स कर दूंगा मेरे प्रॉफिट एंड लॉस से, बट उसका डिविडेंड दे रखा है। एसोसिएट का डिविडेंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एसोसिएट से एडजस्ट होता है। क्या मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शो कर रहा हूं? द आंसर इज नो। तो इसका मुझे कुछ करने का जरूरत नहीं है। वापस से, एसोसिएट का डिविडेंड कहां से एडजस्ट करता है? एज पर इंडेक्स 28 पढ़ा रहेगा तो एज पर इक्विटी मेथड डिविडेंड इज एडजस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। क्या मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी शो कर रहा हूं एसोसिएट के? द आंसर इज नो। तो उसका कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग दिखा रहा होता तो इसका एडजस्टमेंट लेता, अभी नहीं लेना है मुझे इसका एडजस्टमेंट। ठीक है, उसके बाद इंपेयरमेंट लॉस है तो नॉन कैश है, ये भी ऑपरेटिंग में एडजस्ट करोगे। गुडविल दिया हुआ है, गुडविल का क्या करना है बताता हूं मैं आपको। अब मैं लाइन से जा रहा हूं, सुनो मेरी बात। सबसे पहले अगर मैं ऊपर क्वेश्चन में दोबारा आऊंगा तो मेरे जितने भी खर्चे हैं उसमें एक आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस। 10 इस 110 में से 10 रुपया तो स्पेसिफिक बोरिंग का था, वो मैं रिवर्स कर चुका। बचा हुआ जो 100 रुपया इंटरेस्ट है वो भी नॉन ऑपरेटिंग है, उसको आप रिवर्स करोगे। तो देखो मैंने उसको रिवर्स किया पहले। उसके अलावा शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है ये आपका ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, एसोसिएट वाला, ये रिवर्स करोगे। देखो मैंने रिवर्स किया। उसके बाद डेप्रिसिएशन रिवर्स किया, गेन रिवर्स किया, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स किया, ये आ गया मेरे को। फिर मेरे बैलेंस शीट में जो भी वर्किंग कैपिटल था 3 था, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, उसका मैंने इफेक्ट लिया तो मुझे आया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, अब ये इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इसका मैं कुछ और बात करूंगा आपके साथ। आपको पता है मैंने एक एडजस्टमेंट मिस किया था बीच में, ये वाला। On 1st April 11, A Limited acquired 100% shares in subsidiary for cash 300 lakhs. जब आप इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी एक्वायर करते हो, विच एक्टिविटी? वेरी गुड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सिखाया था मैंने आपको। तो ये 300 लाख का जो पीसी पे किया है ये सीधा उठ के जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इन्वेस्टमेंट वाला कैश फ्लो अपन नहीं बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट एक्वायर्ड एंड लायबिलिटीज अज्यूम्ड अंडर द एक्वेशन आर एज अंडर। क्या क्या एक्वायर किया? पीपी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश, टोटल एसेट, ट्रेड पेबल, नेट। अब जब आप पीसी 300 लाख का पे कर रहे हो और नेट एसेट के अंदर आप कैश भी एक्वायर कर रहे हो तो पीसी 300 मानेंगे ही नहीं फॉर द पर्पस ऑफ कैश फ्लो। आपने 300 का पीसी पे किया, बदले में 20 का कैश एक्वायर कर लिया तो नेट पीसी 280 का ही मानेंगे। मतलब बाय चांस अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे होते तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 280 ही लिखता मैं 280 ही लिखता, मैं 300 लिखता ही नहीं, पहली चीज। सेकेंड चीज, ये सारे जो भी आइटम्स आएंगे इस पे गुडविल भी तो आएगा कि पीसी आपने ज्यादा पे किया, नेट एसेट इतने का आया, गुडविल आएगा। गुडविल अलग से रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। क्यों? जब आप पीसी को रिकॉर्ड करोगे ना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो उसमें गुडविल भी आ गया, क्योंकि आप पूरा पूरा पीसी रिकॉर्ड कर रहे हो ना यार, तो उसमें गुडविल भी आ गया, तो अलग से रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा जब आप चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल निकालोगे ना इन्वेंट्री का, तो कैसे करोगे? नॉर्मली हम ओपनिंग क्लोजिंग कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ जो आपने इन्वेंट्री बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया उसका भी इफेक्ट आप लेजर में लोगे, क्योंकि जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आई है ये तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है ना यार। तो जो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर है यही होगा वर्किंग कैपिटल का चेंजेस। वापस से, नॉर्मली इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल वगैरह का मैं सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग कंपेयर करता हूं। क्या करता हूं? मैं सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग कंपेयर करता हूं, बराबर। लेकिन अगर आपने कोई इन्वेंट्री बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर की है तो इन्वेंट्री का जो एक्वायर किया आपने उसको आप लेजर में इफेक्ट लोगे पहले, तो बचा हुआ बैलेंस है वही कैश बैंक का अमाउंट आएगा। ध्यान रखना ये वाला पार्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सेम अप्लाइज टू ट्रेड रिसीवेबल, सेम अप्लाइज टू ट्रेड पेएबल। सब आइटम जो भी आपने एक्वायर किया सब के लिए अप्लाई करेगा ये चीज। ठीक है, इफेक्ट कैसे लेना है वो मैंने सिखाया, बड़ा सिंपल है, ये कुछ है नहीं इसके अंदर। दैट्स इट। तो आप चेंजेस इन लिखोगे वर्किंग कैपिटल, बस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। तो ये दिखने में क्वेश्चन डेंजर लगता है, लेकिन अब रिवीजन को भी मैं समराइज कर रहा हूं, प्लीज अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको पीबीटी दिया हुआ था इनकरेक्ट वाला, तो पहले 3 एडजस्टमेंट के रेक्टिफिकेशन के खत्म। उसके बाद आपको करेक्ट प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग है, एलिमिनेट किया। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट नॉन ऑपरेटिंग है, एलिमिनेट किया। डेप्रिसिएशन गेन रिवर्स किया, बराबर। इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स किया। फिर आया चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल।
जब आप वर्किंग कैपिटल लोगे तो डायरेक्ट ओपनिंग क्लोजिंग मत कंपेयर करो, क्योंकि कुछ इन्वेंट्री आपने करंट ईयर में एक्वायर भी की है। ये जो एक्वायर्ड वाली इन्वेंट्री होती है इसका इंपैक्ट लेजर में लेना, फिर जो बैलेंस है उसी को वर्किंग कैपिटल में लेना, ध्यान रखना, ठीक है। इतना करोगे काम हो जाएगा। अब यहाँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूछा नहीं है, लेकिन अगर पूछते तो कुछ बात मेरी सुन लो। जो आपने इन सब्सिडरी एक्वायर की है उसमें जो पीसी भरा है वो नेट ऑफ कैश करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, गुडविल को अलग से दिखाने का जरूरत नहीं है जो इस ट्रांजेक्शन में आया, बिकॉज जब आप पीसी रिकॉर्ड कर रहे हो तो गुडविल आ गया, ठीक है, खत्म। अब मैं इससे ज्यादा समराइज नहीं कर सकता, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस करोगे काम बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं सर, आगे आ जाओ। फिर 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 हेरा फेरी। इलस्ट्रेशन नंबर 17, शानदार क्वेश्चन, एग्जाम में कभी भी आ सकता है, बिकॉज ये भी वही है जो आपने कंसोलिडेट किया हुआ है किसी को। इधर आ जाओ। तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है सर। बैलेंस शीट भी दिया हुआ है सर, ठीक है सर। अब आप देखोगे ना, टैक्सेशन के ऊपर अमाउंट भी है और टैक्सेशन का बैलेंस शीट में लेजर भी है, मतलब वो कुछ आइटम भी है। तो यहाँ टैक्स अक्रूड, टैक्स पेड अलग अलग होगा, मैं सिखाता हूँ कैसे आएगा। फिर बोलता है अदर इंफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ एंटिटी बी वर एक्वायर्ड फॉर 74,000। यहाँ पूरा कैश फ्लो पूछा है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों पूछा है। तो आपने एक्वायर किया 74 में इन कैश, ये आपने पीसी में पे किया, बदले में कैश एक्वायर भी किया 2,000 रुपये का, तो नेट कितना है 72। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेट 72 ही दिखाओगे, करोगे ये बात। उसके अलावा गुडविल को रिकॉर्ड करूं क्या अलग से? अरे नहीं राजा, जब तुम पीसी रिकॉर्ड कर रहे हो 72 का, उसमें गुडविल आ गया, अलग से करने का जरूरत नहीं है, याद रहेगी ये बात, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दो चीज दिखा देता हूं, इधर आ जाओ। इन्वेस्टिंग में ये देखो, मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ये रहा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी 72 बराबर नेट ऑफ कैश करके। गुडविल इसमें ऑलरेडी आ गया, अलग से करने का जरूरत नहीं है। क्लियर है वाला पार्ट, अब समझ गए सर। अब अपन एक एक आइटम को देखते हैं। सबसे पहला ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, मैं चालू करूंगा पैट से, टैक्सेशन उसमें ऐड बैक करूंगा। देखो मैं चालू करूंगा पैट से, टैक्सेशन उसमें ऐड बैक करूंगा। उसके बाद इंटरेस्ट नॉन ऑपरेटिंग है, डिप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसको रिवर्स करूंगा, तो इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन रिवर्स किया। फिर आएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, ट्रेड पेएबल। इधर आएगा, देखो ऑपरेटिंग वाले तीन ही है, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री और ट्रेड पेएबल, और इनकम टैक्स पेएबल भी है, वो तो बाद में लेता हूं। तो ये तीन जो है, इसका डायरेक्टली ओपनिंग क्लोजिंग कंपेयर करूं क्या? आप बताओ, डायरेक्टली ओपनिंग क्लोजिंग कंपेयर करूं? कर मत देना ये की तरह, क्यों? कुछ एक्वायर भी किया ना, तो ये एक्वायर्ड वाले का इंपैक्ट भी लेजर में लोगे, और फिर जो डिफरेंस आएगा उसी को आप लेने वाले हो, सिर्फ जो डिफरेंस आएगा उसी को आप लेने वाले हो सिर्फ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो लेजर बनाऊंगा मैं, लेजर, तीनों का लेजर बनाऊंगा, और जो डिफरेंस आया उसी को लूंगा वर्किंग कैपिटल के अंदर, ठीक है। ये भी हमको समझ गया सर। अब अपने को देखो बेटर फील हो रहा है ना जब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सेम, इसका भी लेजर बनाओगे और जो एक्वायर किया उसका भी इंपैक्ट लोगे। देखो मैं लेजर बनाता हूं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, पीपीए वाले का मैंने लेजर बनाया, जो एक्वायर किया उसका भी इंपैक्ट लिया, बचे हुए का जो बैलेंस आएगा वो आएगा डेप्रीसिएशन। सर ऐसे कैसे डेप्रीसिएशन? मेरे ख्याल से दिया हुआ था डेप्रीसिएशन का अमाउंट आपको, उसका भी इंपैक्ट लिया, तो टैली हो गया लेजर, कुछ आया नहीं उसके अंदर। फिर आएगा गुडविल, कुछ नहीं करना उसका। फिर आएगा लॉन्ग टर्म डेट, 64 था, 1 लाख हो गया। क्या कुछ एक्वायर किया अपन ने? हाँ, 36 का एक्वायर किया है, तो वो लेजर भी टैली होगा, कुछ हुआ ही नहीं। लास्ट लेजर बचता है आपका इनकम टैक्स पेएबल। अब ये कैसे बनेगा? इनकम टैक्स पेएबल लाइबिलिटी है, ओपनिंग इज 11, क्लोजिंग इज 12। तो पहले मैं ओपनिंग क्लोजिंग लिखूंगा, ओपनिंग क्रेडिट साइड, क्लोजिंग डेबिट साइड। जो पीएनएल में अक्रू किया उसकी एंट्री क्या होती है? प्रॉफिट एंड लॉस टू इनकम टैक्स पेएबल, तो आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। डिफरेंस आएगा इस तरफ, ये मिलेगा टू कैश बैंक, जितना आपने इनकम टैक्स पे किया है, इसी का आप इंपैक्ट लोगे ऑपरेटिंग में। तो देख लो कैसा किया हुआ है मैंने। इधर मैं लास्ट में लेस करूंगा टैक्सेस पेड 14,000, ऑपरेटिंग आ गया, इन्वेस्टिंग आ गया था, फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगा आपका, कहानी खत्म, बराबर ओपनिंग नेट ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग। शानदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, करके जाना ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, खत्म हो गया ये वाला पार्ट। उसके बाद 18 सिंपल है, 19 भी सिंपल है। 19 में बस एक बात देख लो आप, इसमें एक चीज है, फायर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब ये कौन सा कैश फ्लो है भाई? तो जब कुछ ना बोला गया हो तो फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑपरेटिंग माना जाएगा। मतलब इसमें देखो कैसे किया, मैं दिखाता हूं आपको, इसका सिर्फ एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सेम है। तो मैंने क्या किया है इसके अंदर, जब मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं, किधर गया मेरा फायर इंश्योरेंस क्लेम वाला, एक सेकेंड, फायर इंश्योरेंस क्लेम, फायर इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम क्लेम, आजा भाई, कहाँ है तू? भगवान है कहाँ रे तू? हाँ ये रहा, मिल गया, मिल गया, इधर आओ। तो मैंने देखो क्या लिया, ऑपरेटिंग में
डेटर से कितना पैसा आया, वो क्रेडिटर्स को कितना पे किया, वो कैश एक्सपेंस आया, टैक्स पेड आया, लेकिन फायर इंश्योरेंस क्लेम का जो पैसा मिला हमको नहीं पता कौन से कहाँ से आया है। तो जब कुछ नहीं बोला गया है तो ऑपरेटिंग मानोगे एज पर इंड AS 7। तो इसको मैंने ऑपरेटिंग में ऐड किया हुआ है, ध्यान रखना। डायरेक्ट मेथड है इसलिए ऐड किया मैंने, तुम समझ रहे हो, ध्यान रखना। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करवाता हूं मैं। 2 में इतना कुछ है नहीं। अच्छा 2 में एक बात ध्यान रखो, एक है पेमेंट ऑफ प्रोमिसरी नोट्स। प्रोमिसरी नोट्स हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है। प्रोमिसरी नोट इज जस्ट लाइक आपने लोन लिया था, लोन रीपे कर रहे हो वैसा, तो ये ध्यान रखना। उसके अलावा 5 करा चुका मैं। हाँ एक इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, 6 नहीं सॉरी 7 है, 7 6 तो सिंपल है, 7 भी सिंपल है। इसमें कुछ कुछ एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, मैं वो एडजस्टमेंट डिस्कस करूंगा। बाकी पूरा क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कोई कंसोलिडेशन भी नहीं है, सिंपल है। सबसे पहले देखो कैश फ्लो का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। आप पहले बता दिया करो बैलेंस शीट का कौन सा आइटम कौन सा एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग, ये बता दिया करो, ठीक है। इसमें भी वो एडजस्टमेंट है कि जितने भी अदर्स वाले हैं वो सारा ऑपरेटिंग है। कहाँ बोला है सर इन्होंने, कहाँ बोला है, मैं तुमको बता रहा हूँ। ये चीज़ इन लोग मेंशन करना भूल गए, एग्जाम में मेंशन होगा कि जितने भी अदर्स वाले हैं, अदर्स वाले जो भी अदर्स वाले हैं, खुद से मत मानना, ये चीज़ एग्जाम में होगा मेंशन। तो अदर्स वाले ऑपरेटिंग है, पहली चीज़। ये अपन अजम्पशन एक जगह लेकर आए थे ना। उसके अलावा पीबीटी दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, वो ठीक है। अच्छा इसमें एक अजम्पशन ये है कि जो अदर करंट लाइबिलिटीज़ है इन लोग मेंशन करना भूल गए। ये अदर करंट लाइबिलिटीज एक्चुअली इनकम टैक्स पेबल का लेजर है, ये इनकम टैक्स पेबल है, लिख लेना। दिस इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स, लिख लेना, ये इन लोग भूल गए लिखना, ठीक है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट सी वाला इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड कैपिटल क्रेडिटर्स ऑफ 25 lakhs एज एट 31st March 23। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल क्रेडिटर्स। कैपिटल क्रेडिटर मतलब ऐसा क्रेडिटर जिससे आपने उधार पे गुड्स नहीं पीपी खरीदा हो। ऊपर ही बोला हुआ है 100 लाख का पीपी खरीदा, तो एंट्री पीपी को कुछ ऐसी बनी होगी, पीपी 100 lakhs टू कैश बैंक 75 lakhs टू क्रेडिटर्स 25 लाख। तो जो पीपी का होता है क्रेडिटर्स उसको बोलते हैं कैपिटल क्रेडिटर्स। तो करना क्या है, अब सुनो मेरी बात। जब आप ट्रेड पेबल्स का लेजर बनाओगे तो ये रहा आपका ओपनिंग, ये रहा आपका क्लोजिंग। डायरेक्टली ये मत कंपेयर करना फॉर वर्किंग कैपिटल। जो कैपिटल क्रेडिटर्स है उसको आपको बाहर करना, सॉरी इधर कहाँ गया, हाँ जो कैपिटल क्रेडिटर्स है किधर गया, कौन सा क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, इधर 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 इधर, विजिबल को नहीं है भाई, एक सेकंड रुको। मिल गया न न न न मिल गया, मेरा आईपैड थक गया, ओ ओ थकने दे। किधर गया भाई, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा। देखो ट्रेड पेबल है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है। जो कैपिटल क्रेडिटर्स उसका इफेक्ट मैंने यहाँ लिया हुआ है 25 का। सर ये क्रेडिट साइड में क्यों आया, अरे जनरल एंट्री पास करो ना, पीपी टू कैश बैंक टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के लेजर में खुद का नाम तो आएगा नहीं, तो बाई पीपी करेंगे 25 का अमाउंट का, तो इसलिए वर्किंग कैपिटल में से 20 का आएगा। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, पीपी के लेजर में। तो पीपी में देखो कैसे लिखा हुआ है मैंने, ओपनिंग है, क्लोजिंग है। जो परचेज है पूरा कैश बैंक का नहीं है, थोड़ा कैश बैंक है, थोड़ा कैपिटल क्रेडिटर्स है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में से 75 का आएगा। देखो इन्वेस्टिंग में मैंने सिर्फ 75 का लिखा हुआ है ऐसा, क्योंकि पेमेंट उतना ही किया अपन ने, तुमको समझा। और बैलेंसिंग फिगर आएगा डेप्रिसिएशन। सर कैसा है डेप्रिसिएशन, देखो जब ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज वगैरह दिया हुआ रहे और डेप्रिसिएशन मिसिंग हो तो पीपी का बैलेंसिंग फिगर हमेशा होगा डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना। तो इसमें 2-4 चीजें ही इंपॉर्टेंट थी जो हम लोग भूल गए थे, बाकी सब कुछ सिंपल था। मैं दोबारा रिपीट कर दूं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहली बात, जो अदर्स है वो ऑपरेटिंग है। दूसरा, जो अदर करंट लाइबिलिटी है वो एक्चुअली इनकम टैक्स पेबल का लेजर है। तीसरा, कैपिटल क्रेडिटर्स 25 लाख मतलब पीपी को आपने उधार पे लिया है, तो इतना पीपी उधार है, बाकी कैश बैंक है, दैट्स इट, इतना ही है। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है, सेम जो अपन पहले कर चुके हैं। सबको समझा गया वाला पार्ट, अरे यस और नो, यस सर। तो ये मेरा मेन सारे क्वेश्चन हो गए। अब एक और पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट इंड AS 7 में, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस। अच्छा बता दूं, जिसको भी लेट हो रहा है, जिसको भी लग रहा है, दे कैन लीव। हाँ इट इज ओके, आपका कुछ और प्लानिंग आप पढ़ो, मेरे को जितना कराना है मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा पहले, ठीक है। जब मेरे को लगेगा एकदम फाइनल टाइम खत्म हो चुका है तो मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। क्योंकि कराने दो मेरे को, आप बाद में कभी देख लो, नहीं देखना तो मत देखो, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, ठीक है। तुमको जो भी तुम्हारा प्लानिंग है यू कैन गो एज पर दैट प्लानिंग, ओके। चलो एनीवेज, हाँ अब आ जाओ वो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस वाला पार्ट। अब है ना, इसका मैं बता दूं, जिन्होंने भी क्लास ली थी ना, मैंने एक नया पार्ट दिया था आपको आपके टेलीग्राम के ऊपर 10 दिन 1 महीने पहले,
तो वो देख लेना, नहीं दिया है, नहीं देखा है तो यहाँ देख लो, फटाफट से आ जाओ। मैं रिवाइज कराने का ट्राई करता हूँ आपको फॉरेन एक्सचेंज वाला पार्ट। सुनो, सबसे पहली बात, जब मैं फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस की बात करूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करवा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिक्स में नहीं जा रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात, अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस पे आएगा तो दो चीज़ करनी है, पीबीडी से रिवर्स करोगे और सीसी में ऐड करोगे। क्या करना है, पीबीडी से रिवर्स करोगे और सीसी में ऐड करोगे। कब, जब एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस पे आ जाए। एग्जांपल दो सर, आ दो एग्जांपल देता हूं तुमको, इधर नीचे आओ। मान लो अपने पास बैंक में थे $100, पहले दिन पे रेट थी 45 की, तो रुपीज में हो गया 4500, ईयर एंड पे रेट हो गई 46, रेट बढ़ गया, मेरे को गेन हो गया ₹100 का, ठीक है। तो एक्सचेंज गेन और पीबीटी में दिखेगा एक्सचेंज गेन। दो चीज़ करनी है, पीबीटी से रिवर्स करोगे, सीसी में ऐड करोगे। तो मैंने पीबीटी से रिवर्स किया तो ऑपरेटिंग का गेन हो गया नील, कैश फ्लो इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का कुछ भी नहीं है। अब जब आप ओपनिंग सीसी लिखोगे 4500 और क्लोजिंग रहेगा 4600, तो वो मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि आपने एक्सचेंज गेन यहाँ से रिवर्स तो किया, कहीं तो ऐड बैक करना पड़ेगा ना, इसलिए उसको मैं ओपनिंग सीसी में ऐड बैक कर लेता हूँ। क्या तुमको समझ रहा है क्या ये सिंपल सा पार्ट? यस, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये कब करना है, जब एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस पे आया। अगर एक्सचेंज गेन लॉस डेटर्स, क्रेडिटर्स, किसी और आइटम, लोन, इस पे आया तो ये मत करना, उसका ट्रीटमेंट अलग है, वो सिखाऊंगा मैं। तो एक और है कैश बैलेंस वाला, इलस्ट्रेशन नंबर 15 सेम है, रीड कर लेना इसको भी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था सुनना, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 पहले रीड करवाता हूँ ताकि थोड़ा समझ आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक अकाउंट है अपने पास $7,000 का, ठीक है। फर्स्ट डे पे रेट 70 थी, उसके बाद अपन ने कंप्यूटर खरीदा $280 का, तभी रेट 71 थी। तो अब देखो कैसा है, मेरे पास 7,000 था ओपनिंग बैलेंस, कंप्यूटर खरीदा मैंने इतने का, तो रुपीज़ में इतना बचा है मेरे पास, रुपीज़ में इतना बचा है मेरे पास, और डॉलर्स में बचा है 6720। अब इसी डॉलर्स को अगर आप क्लोजिंग रेट पे कंपेयर करोगे, क्लोजिंग रेट पे कन्वर्ट करोगे, तो इसका बैलेंस आएगा 480। मतलब आपका रुपीज़ वाला बैलेंस दिख रहा है 470 120, बट क्योंकि रेट हो गई चेंज तो वो एक्चुअल में अमाउंट हो गया 480 कैश बैलेंस। बढ़ कैसे गया, एक्सचेंज गेन, रेट बढ़ गई ना, पहले 70 थी, आप अभी हो गए 71.5, तो रेट बढ़ गया। सेम ट्रीटमेंट पीबीटी में आप ये गेन लोगे, क्योंकि ये गेन कैश बैलेंस पे आया तो यहाँ से रिवर्स, और आप फिर नेट सीसी में इसको ऐड करोगे, इधर ऐड करोगे सीसी के अंदर। दैट्स इट। सबको समझा ये वाला पार्ट क्या? यस सर। चलो, ये था अगर आपको एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस पे आया, ठीक है। दूसरा पार्ट, अब है ना एक अजीब सा क्वेश्चन है जिसमें आईसीआई का सोल्यूशन तो बहुत भयंकर तरीके से रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बट आया तो थोड़ा सेफ खेल लेना, इसलिए सिखा के जा रहा हूं ये, ठीक है। क्या है सुन लो, अगर एक्सचेंज गेन लॉस डेटर्स, क्रेडिटर्स या लोन पे आता है तो ना ही पीबीडी से रिवर्स करना है, ना ही सीसी में ऐड करना है। वापस से, अगर एक्सचेंज गेन लॉस डेटर्स, क्रेडिटर्स, लोन पे आता है तो ना ही पीबीडी से रिवर्स करना है, ना ही सीसी में ऐड करना है, ठीक है। ये इसका मैं बता दूं, अगर आपने क्लास ली थी, मैंने रिसेंट 20 दिन पहले इसका एक डाला है वीडियो आपके टेलीग्राम पे, समय होगा तो होगा 20-25 मिनट का, जाकर देख लेना प्लीज़, ठीक है। अभी मैं रिवाइज करा रहा हूँ इसको, क्या करना है इसका। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या हुआ सर, तो इसके लिए ना एक सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। कहाँ है सॉल्व एग्जाम्पल सर? नोट्स के अंदर, इधर आओ दिखाता हूँ। ये जिसने पहले नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट सुन लो थोड़ा सा, समझ गया तो वेरी गुड, नहीं समझा तो वैसे भी तुम छोड़ ही रहते, तो एटलीस्ट सुन लो थोड़ा सा मुझे, ठीक है। इधर ये रहा, ये जो है ना ये एग्जाम्पल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले एंटिटी ए ने गुड्स परचेज किया जनवरी में €10,000 का, तभी रेट थी €1 इज इक्वल टू ₹70। क्रेडिट पीरियड 4 मंथ्स, इट अकाउंटेड फॉर द परचेज ऑफ इन्वेंट्री एट 7 लाख। इन्वेंट्री आपने 7 लाख में परचेज कर ली, मैंने भी ये बोला परचेज टू क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इन्वेंट्री आपकी ओपनिंग 0 थी, क्लोजिंग हो गई 7 लाख, ये समझता है, ठीक है सर। अच्छा, ये आपने कुछ पैसा नहीं दिया इसके लिए, आपने क्रेडिट पे खरीदी है। अब इन्वेंट्री इज अ नॉन मॉनिटरी आइटम, इसका कुछ इंपैक्ट नहीं रहेगा एक्सचेंज रेट का, क्रेडिटर्स मॉनिटरी आइटम है, तो इस पे गेन लॉस आएगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या सुनना, अब रेट आपकी बाद में हो गई 65, 70 से गिर के 65 हो गई, तो क्रेडिटर्स पे गेन आएगा आपको, ठीक है। तो क्रेडिटर्स पे कितना गेन आएगा? 50,000 का गेन आएगा आपको, ठीक है। तो अब मैं अगर कुछ बताऊँ आपको, मेरी बात आप समझने का ट्राई करना इधर। अगर मैं इन्वेंट्री की बात करूँ तो इन्वेंट्री का मेरा ओपनिंग था 0, क्रेडिटर्स वॉज 7 लाख, क्लोजिंग आएगा 7 लाख। क्रेडिटर्स का क्या था, ओपनिंग था 0, परचेज की वजह से 7 लाख बुक किया,
गेन भी रिकॉर्ड किया, तो क्लोजिंग हो गया 650। अब अपन करते ना चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ध्यान से देखना इस पूरे ट्रांजैक्शन में किधर भी कैश फ्लो हुआ है क्या, पैसा आया गया है क्या, नहीं, सब सब क्रेडिट पे हुआ है। तो मेरा अल्टीमेटली कैश फ्लो का इंपैक्ट नहीं लाना चाहिए। जब मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा तो मेरा कैश फ्लो जीरो होना चाहिए, जीरो। अब वो कैसे होगा, मैंने क्या बोला, अगर एक्सचेंज गेन लॉस क्रेडिटर्स डेटर्स लोन पे आता है, ना आप पीबीटी से रिवर्स करोगे ना आप सीसी में ऐड करोगे। इसका मतलब मेरे पीबीटी में एक्सचेंज गेन है, पड़े रहने दो। उसके बाद करोगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, इन्वेंट्री 0 से हो गया 7 लाख, बढ़ गया ना, असेट का बढ़ना मतलब कैश फ्लो कम, तो असेट का बढ़ना मतलब कैश फ्लो कम। क्रेडिटर्स 0 से 650 हो गया, बढ़ गया ना, लायबिलिटी का बढ़ना मतलब कैश फ्लो ऐड, लायबिलिटी का बढ़ना मतलब कैश फ्लो ऐड, बराबर। तो अगर आप देखोगे तो मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग कितना आ गया, नील, जो कि रियल में जीरो ही होना चाहिए था, बिकॉज ये क्रेडिट परचेज किया है मैंने, कैश मूवमेंट शुड बी जीरो, तो वो जीरो तभी आएगा अगर सपोज आप बाई चांस यहां से रिवर्स कर देते एक्सचेंज गेन, तो फिर वो -50 आता, जबकि वो मैच नहीं करता ऐसा। तो वापस से मैं रिवाइज करा रहा हूं, सुन लो मेरी बात। अगर आपको एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस छोड़ के किसी और पे आता है तो उसको पीबीटी में रहने दो, उससे वहां से रिवर्स मत करना, ठीक है। बस क्या करना, इन्वेंट्री खरीदी है ना, तो इन्वेंट्री 0 से हो गए 7 लाख, क्रेडिटर्स 0 का हो गया 650, 650 कैसे हो गया, क्रेडिटर्स 7 लाख ही था, बट क्रेडिटर्स पे एक्सचेंज गेन भी आया आपको, तो इसलिए 650 हो गया। तो क्या करना है आपको, एक्सचेंज गेन करना है, बुक 50 का रहने दो, रिवर्स मत करो, ठीक है, क्योंकि कैश बैलेंस पे नहीं है ये। उसके बाद इन्वेंट्री के ऊपर जो भी गेन है, जो भी सॉरी गेन नहीं है, जो भी बैलेंस है ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस वो रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिटर्स पर जो भी ओपनिंग क्लोजिंग है वो रिकॉर्ड करोगे, तो वो नील हो जाएगा अल्टीमेटली कैश फ्लो। नील होना ही चाहिए बिकॉज ये क्रेडिट पे परचेज किया, कुछ हुआ ही नहीं कैश फ्लो का मूवमेंट। ये सॉल्व्ड एग्जांपल मेरे को एमसीक्यू के अंदर दिख रहा है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल मेरे को एमसीक्यू में दिख रहा है, इसलिए मैं इस पे आ रहा हूं, ठीक है, वरना मैं कराता भी नहीं इसको। वो जो आईसीआई वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वो तो रॉन्ग ही है इनका, वो पूछे ना पूछे ये पूछेंगे इन लोग, समझ रहे हो क्या, करके जाना, ये नहीं समझा तो 2 बार और सुनो वीडियो को, बाद में करके जाना। लेकिन अब मैं आ रहा हूं एक ट्रिकी क्वेश्चन के ऊपर, सुन लो कौन सा क्वेश्चन था इनका, ये वाला, ठीक है। इसमें भी ये सेम चीज हुई है, इसमें 3 ट्रांजैक्शन है, पहले गुड्स परचेस किया, ठीक है, फिर गुड्स आपने बेच दिया और आपने लोन लिया है, 3 आइटम है, ठीक है। क्योंकि आपने ये सारे ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी में किया है तो गेन आया आपको, ठीक है। अब यहां टोटल गेन कंपनी का कितना है, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट है 10 लाख का और एक एक्सचेंज गेन है 18 लाख का। तो अगर आप यहां पीबीटी देखोगे, पीबीटी मैं समरी फॉर्म में बता रहा हूं, सुन लो, पीबीटी देखोगे तो 10 लाख प्लस 18 लाख 28 लाख हो गया। क्योंकि ये गेन लॉस कैश बैलेंस पे नहीं है, ना ही यहां से रिवर्स करेंगे ना ही सीसी में ऐड करेंगे। क्या बोला, क्योंकि ये गेन लॉस कैश बैलेंस पे नहीं है तो ना ही यहां से रिवर्स करेंगे ना ही यहां ऐड बैक करेंगे। ये समझ गया, ये समझ गया पहले, ठीक है सर, इतना तो समझ गया। तो ये 28 लाख पे रह जाएगा। अब जो आपने इन्वेंट्री परचेस की है, पता उसमें क्या हुआ है, 1 करोड़ की इन्वेंट्री परचेस की, 50 लाख की आपने इन्वेंट्री बेच दी, तो क्लोजिंग में 50 लाख बचा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 0, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 50, देयर इज अ इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो लेस करेंगे, तो मैंने वही किया, देखो इंक्रीज इन इन्वेंट्री मैंने लेस किया है। उसके बाद सेकेंड इज ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल ओपनिंग वॉज 0, इन्वेंट्री खरीदने पे ट्रेड पेबल 1 CR का हो गया, लेकिन ट्रेड पेबल पे गेन आया 10 लाख का। कैसे गेन आया, अब मैं पढ़ रहा हूं ये वाला पार्ट। मैंने परचेज किया क्रेडिट पे 2 लाख यूरोस, तभी रेट 50 था, रेट गिर के 45 हो गया, गेन है ना 10 लाख रुपए का, ये गेन ट्रेड पेबल पे आया है, बराबर। तो गेन यहां रिकॉर्ड करोगे तो क्लोजिंग हो गया 90, ट्रेड पेबल पहले था ओपनिंग 0, क्लोजिंग है 90, ट्रेड पेबल बढ़ गया, ट्रेड पेबल बढ़ना मतलब ऐड, ये ऐड किया मैंने ऐसा। उसके बाद था एक डेटर्स का सेटल हो गया, डेटर्स जो भी अराइज हुए थे उसको अपन ने पे ऑफ कर दिया, तो उसका कुछ नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद है लोन टेकन, लोन ओपनिंग में कुछ नहीं था, 50 लाख का लोन लिया, जब लोन लिया तब रेट क्या थी, तब रेट 40 थी, बाद में रेट कितनी हो गई, सॉरी इधर इधर नीचे, लोन लिया तब रेट 50 थी, बाद में रेट हो गई आपकी 45, तो यहां भी मेरे को प्रॉफिट हो गया क्योंकि रेट गिर गई, लोन लेने पे रेट गिरा, प्रॉफिट हो गया। तो ओपनिंग तो कुछ नहीं है, बराबर, लोन लिया 50 का, गेन हो गया 5 का, तो बैलेंस बचा 45 का, ओपनिंग इज 0, क्लोजिंग इज 45, मतलब लोन से आपका बोरिंग कितना बढ़ा, 45 से बढ़ा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी फिनेंस में आएगा, नेट ऑफ गेन 45 लाख ऐसा। तो ये जब आप करोगे A + B + C तो कर देना उसको, ओपनिंग CC में ये ऐड करोगे तो क्लोजिंग से मैच करेगा। ये मैंने अपने हिसाब से आपको सोल्यूशन दिया हुआ है, कंसीडरिंग पता है जो सॉल्व एग्जांपल करवाया उस लॉजिक से। स्टार्टिंग में बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है ओफू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब मत देखो,
बट सिर्फ आप ये सोल्यूशन समझने का ट्राई करना। थोड़ा ट्रिकी है, पहले अगर वो डिटेल वीडियो देखा रहेगा तो समझेगा, वरना आपको थोड़ा ट्रिकी जा सकता है, तो याद कर लेना इसको। चाहिए तो एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूँ इसको मैं, सुन लो मेरी बात। आपके पास सीसी का बैलेंस था 2 लाख रुपए का, रुपए में पड़ा है, उसका कुछ गेन ही नहीं है। कुछ असेट, कुछ गुड्स खरीदे हैं, उसके ट्रेड पेबल पे गेन आया। कुछ गुड्स बेचे हैं, उसके डेटर पे गेन आया, और लोन लिया है उस पे गेन आया। 3 गेन आया, वो तीनों गेन पीबीटी में रहने देने का। तो पीबीटी में एक तो ग्रॉस प्रॉफिट और एक गेन है, पड़े रहने दो, ठीक है। फिर आप एक एक करके बात करो इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री आपके पास पहले 0 था, ईयर एंड पे 50 लाख बचा है, क्योंकि 1 CR का इन्वेंट्री था, 50 लाख का बेच दिया आपने, तो इतना ही बचा है। तो 0 से 50 इंक्रीज हुआ है, लेस कर देना। ट्रेड पेबल 1 CR का उधार पे माल लिया है, लेकिन 10 का गेन आ गया है, तो 0 से 90 इंक्रीज हुआ है, ऐड कर लेना। लोन टेकन 50 लाख का लोन लिया है, 5 का गेन आया है, तो 0 से 45 फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऐड कर लेना, टैली हो जाएगा। तुमको समझा मैंने क्या बोला? यस। और ये इंडिया 7 एग्जाम में दिख सकता है भाई, बहुत मेहनत से पढ़ा है भाई, ये बहुत मेहनत से पढ़ा है। मतलब मैं इससे ज़्यादा एफर्ट नहीं मार सकता इस इंडेक्स के अंदर, और इसी बात पे इंडेक्स 7 भी रफा दफा हो गया है, ठीक है। मज़ा आ गया। नॉर्मली ये इंडेक्स के लिए काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर दो, डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो डाल दो, तो भाई इसको भी अपन ने क्या कर दिया, सरक 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 कर दिया। इसमें अगर मैं बात करूँ 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, एक क्लासिफिकेशन वाले मैंने बताया ना की पॉइंट्स, वो दूसरा कंसोलिडेटेड वाला कैश फ्लो, बराबर। तीसरा ये फॉरेन एक्सचेंज गेन का जो सॉल्ड एग्जांपल है, सॉल्ड एग्जांपल वो क्वेश्चन नंबर 1 मुझे नहीं लगता, बट जो सॉल्ड एग्जांपल है वो आ सकता है। ये भी आया तो कर लेना भाई, सोल्यूशन दिया हुआ है मैंने आपको। ऐसे का सोल्यूशन इनकरेक्ट था इसके अंदर, तो मैंने सोल्यूशन दिया हुआ है, वैसे करना, बट इससे इंपॉर्टेंट है सॉल्ड एग्जांपल, वो कर लेना प्लीज। सबको समझा? करोगे इतना क्या अच्छे से करोगे क्या? परफेक्ट।